हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे वीडियो में। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रकाश के नियम और प्रकाश के चलने के नियम और प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिया था। और आज हम इसके आगे के बारे में, मतलब कि दर्पण के कुछ जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ध्रुव हो गया और फोकस दूरी हो गया, इन सब के चीज़ों के बारे में आज चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ध्रुव क्या होता है। दर्पण का ध्रुव, ध्रुव ध्रुव किसी भी दर्पण का मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट मतलब कि मान लीजिए कोई अगर एक दर्पण है, मान लीजिए अगर कोई ये उत्तल दर्पण है, इसका मिडिल पॉइंट मतलब कि ये बिल्कुल सेंटर का पॉइंट ध्रुव कहलाता है। इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए लिखते हैं ध्रुव किसे कहते हैं। किसी भी दर्पण का बीच का बिंदु जहाँ से मुख्य अक्ष जाता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसे मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष के बारे में हम आगे बात करेंगे। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो अभी हम सिंपल ध्रुव के बारे में समझ लेते हैं। ध्रुव किसी भी दर्पण का एकदम मिड पॉइंट होता है, मिडिल का पॉइंट जहाँ से मुख्य अक्ष गुजरता है, तो उसे हम ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल पी से। और इसके बाद चलिए मुख्य अक्ष के बारे में समझ लेते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष, तो सॉरी दोस्तों, मुख्य अक्ष से पहले हम वक्रता केंद्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको समझने से पहले हमें वक्रता केंद्र समझना पड़ेगा, नहीं तो उसमें भी एक दिक्कत होगा समझने में। तो चलिए हम इसके पहले मुख्य अक्ष से पहले वक्रता केंद्र को समझ लेते हैं। वक्रता केंद्र वो होता है, जैसे मान लीजिए कोई ये दर्पण है, एक अवतल दर्पण का आप उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, ये जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ये अवतल दर्पण जिस, जैसा कि आप जानते हैं कि जो गोली दर्पण होता है वो किसी न किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दर्पण है वो जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो चलिए इसे लिखते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। और अब चलिए जान लेते हैं कि फोकस क्या होता है। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु
चलिए समझ लेते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु वो होता है जहाँ से कोई भी आने वाली किरणें डायरेक्ट किसी न किसी जो तो चलिए अब हम मुख्य अक्ष को समझ लेते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, अवतल दर्पण, तो ये उसका ध्रुव P है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये उसका ध्रुव P है और ये उसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं C है। तो वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या? जो दर्पण का वक्रता केंद्र होता है और उस दर्पण के ध्रुव से जो रेखा जाती है या उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष वह रेखा होती है जो दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाती है। तो दोस्तों ये मुख्य अक्ष हो गया। अब हम समझते हैं फोकस बिंदु के बारे में। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु किसे कहते हैं? फोकस बिंदु उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये भी हमारा कोई दर्पण है, अवतल दर्पण का हम उदाहरण ले देते हैं, और ये उसका वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र हम समझ ही चुके हैं, P भी हम समझ चुके हैं कि वो ध्रुव होता है, और ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष का पे जो एक बिंदु होता है जो कि वक्रता केंद्र C और P की आधी होती है, मतलब कि C और P के मिडिल पॉइंट, बिल्कुल बीच की बिंदु को ही हम फोकस दूरी कहते हैं। हम इसे दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि बिंदु C और बिंदु P के बीच की पॉइंट, और यह हम ऐसे समझ सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर टकराती हैं या जिस बिंदु पर टकराती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पे हम जो कह रहे हैं कि जिस बिंदु पर टकराती है या जिस बिंदु पर टकराती हुई प्रतीत होती है, तो टकराती हुई प्रतीत होती है ये उत्तल दर्पण के लिए लागू होगा, और टकराती हैं वास्तव में अगर टकराती हैं तो वो अवतल दर्पण के लिए होगा। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो फोकस दूरी दर्पण की फोकस बिंदु वह बिंदु होता है जो C तथा ध्रुव P के बीच का बिंदु होता है। या इसे हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। इसके लिए हम चलिए लिखते हैं दूसरे पैराग्राफ से कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती
प्रतीत होती हैं उसे उस दर्पण की फोकस बिंदु कहते हैं तथा इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं का मतलब वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में केवल और केवल अवतल दर्पण में मिलती हैं, उत्तल दर्पण में वास्तव में नहीं मिलती। तो इसलिए हमने ये भी लिख दिया है साथ में, या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण में वास्तव में नहीं मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब उसमें हमेशा जब भी प्रतिबिंब बनता है कभी भी वास्तविक नहीं बनता, आभासी हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए उसमें आभासी बनने के कारण वहाँ पे किरणें वास्तव में नहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए उस बिंदु को हम फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए कहते हैं। लेकिन अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता, अवतल दर्पण में भी होता है लेकिन वो सिर्फ एक केस के लिए होता है, हम आगे समझेंगे किस केस के लिए होता है। लेकिन ज़्यादातर जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो वास्तव में किरणें मिलती हैं फोकस बिंदु पर। तो ये फोकस बिंदु रहा। आप ये इस परिभाषा से भी समझ सकते हैं कि दर्पण की फोकस बिंदु वह बिंदु होती है जो C तथा ध्रुव P के बीच की बिंदु होती है। ये थोड़ा कम सही रहेगा, ये परिभाषा आपके लिए बिल्कुल अच्छी रहेगी समझने में भी और लिखने में भी। अगर मान लीजिए परीक्षा में आ जाता है तो ये लिखने के लिए बहुत अच्छा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस दर्पण की फोकस बिंदु कहते हैं तथा इसे F से प्रदर्शित करते हैं। और एक और भी रिलेशन याद रखिएगा कि हमेशा F यानी कि फोकस बिंदु कैपिटल F फोकस बिंदु हमेशा वक्रता केंद्र C की आधी होती है। मतलब कि फोकस दूरी बराबर C/2, क्योंकि हमने पहले परिभाषा में समझा भी था कि हमेशा फोकस बिंदु C और P के बीच में बिल्कुल मिडिल पॉइंट में होती है। तो इसलिए हम इससे समझ सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है, फोकस बिंदु होता है वो C और P के बीच की बिंदु होती है। इसलिए हम इसे ये कह सकते हैं कि फोकस F बराबर C/2। तो आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए सॉरी, और आगे हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।